ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एक दो क्वेश्चन जो था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा उसमें दो दो ऑप्शन सही होगा, एक क्वेश्चन था उसमें, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम बताए हुए थे आपको कि इम्पल्स रिस्पांस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन। इम्पल्स रिस्पांस मतलब ट्रांसफर फंक्शन बताए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास में, द यूनिट इम्पल्स रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम दिया हुआ था कि 0.5 e⁻t/2, देन फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। तो हम क्या बताए थे कि इम्पल्स रिस्पांस इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। क्यों होता है? क्योंकि इम्पल्स रिस्पांस का क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेल्टा फंक्शन का 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो इम्पल्स रिस्पांस मतलब ट्रांसफर फंक्शन बताए हुए थे। तो अगर हमको इम्पल्स क्या कहता है, यूनिट इम्पल्स रिस्पांस इसका हमको दिया हुआ है तो हमको पूछ रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा का सीधा उसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, 0.5 e⁻t/2 का 0.5 डिवाइड बाई s प्लस 1/2, तो क्या हो गया 1/2 इसमें 1/2 इंटू 1/s प्लस 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 1/2s प्लस 1। तो पहला क्वेश्चन का क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो कुछ नहीं, बस सिंपली इम्पल्स रिस्पांस दिया हुआ था, ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। तो हम बताए हुए थे कि इम्पल्स रिस्पांस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन। क्यों होता है, क्योंकि जो हम अगर उसमें इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनपुट क्या होता है, इम्पल्स रिस्पांस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है। डेल्टा फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसफर फंक्शन में तो वही रहेगा। तो सीधा का सीधा हमको क्या करना है, अगर इम्पल्स रिस्पांस दिया हुआ है तो मतलब ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका हम लोग सीधा लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिए, तो हमारा क्या निकल गया, ट्रांसफर फंक्शन निकल गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि दिया हुआ था कि k/s² प्लस 4s प्लस के। तो इस ये दिया हुआ था ट्रांसफर फंक्शन आपके पास में दिया हुआ था, और पूछ रहा था कि क्रिटिकली डैम्प सिस्टम के लिए इसमें के का वैल्यू क्या होगा। तो हम बताए थे क्रिटिकली डैम्प सिस्टम कब होता है, जब क्रिटिकली डैम्प सिस्टम होता है तो जीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है क्रिटिकली डैम्प सिस्टम में, ये हम बताए हुए थे। तो कुछ नहीं करना था, इस इक्वेशन को क्या करना था, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर का जो इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लेना था, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, जो पोल्स का इक्वेशन होता है। तो स्टैंडर्ड जो हमारे पास में इक्वेशन क्या होता है, s² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, उससे इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो हमारे पास में क्या है, s² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो। और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए हमारे पास जीटा इक्वल टू 1 होता है। तो दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, जीटा इक्वल टू 1 भी दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 4 आ रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम ओमेगा एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओमेगा एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जीटा की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा एन इक्वल टू 4, तो ओमेगा एन इक्वल टू क्या हो गया 4/2। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा एन का स्क्वायर, तो मतलब के क्या है, मतलब के जो है हमारा क्या है, ओमेगा एन का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा एन इक्वल टू 2 आया, तो 2 किसके बराबर होगा, रूट के बराबर होगा। तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन था हमारे पास में, इसमें दिया हुआ था कि यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास में क्या दिया, देखिए अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया, ये अगर नहीं बोला है कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, सीधा लिख दिया कि ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको एज्यूम कर लेना है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ही होगा। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर देगा तो वहां पे लिखा रहेगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और सीधे ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया कि सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ये है, तो आपको एज्यूम करना है कि क्लोज लूप सेकंड ऑर्डर के इक्वेशन में तो आप क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्लोज लूप पोल से बनाते हैं। क्या होता है इक्वेशन, 1 प्लस GSHS। हम बताए थे कि क्लोज लूप जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर में जो s का हाईएस्ट पावर होगा उससे हम लोग निकालते हैं ऑर्डर, और टाइप किससे निकालते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर मेंशन नहीं किया है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो आपको एज्यूम कर लेना है कि क्लोज लूप, जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है कि क्या है। आप सिंपली देखें यहाँ पे कि हमको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, कुछ लिखा नहीं है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है या कुछ भी। तो हमको क्या एज्यूम कर ले कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ही दिया हुआ है, और ये सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन हमारे पास में आ रहा है। तो जब भी आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा तो आपको लिख देगा वहां पे कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। अगर सीधा ट्रांसफर फंक्शन लिखे
तो आपको एज्यूम कर लेना है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, मतलब फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कि जीएस दिया हुआ है 1/s इंटू एस प्लस वन, मतलब जीएस क्या दिया हुआ है हमको, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसका यूनिटी स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है। अब कुछ भी दिया हुआ है, यूनिटी स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है, चाहे कुछ भी दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करेंगे, इसका हम लोग अगर हमको इसका अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे, 1 प्लस जी एस एच एस करेंगे, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से निकालते हैं, क्लोज लूप का जो ऑर्डर होता है उससे निकालते हैं, क्लोज लूप से। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस जी एस एच एस, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, और हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एच एस की जगह पे 1 पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, मतलब एच एस इक्वल टू क्या है, 1 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर का उससे कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा एन का स्क्वायर है तो ओमेगा एन इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू क्या है, एस का कोफिशिएंट क्या है, 1 आ गया। और जीटा इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू दे रखा है शायद इस क्वेश्चन में 0.5, हाँ जीटा इक्वल टू वैल्यू दे रखा है 0.5। तो पूछ रहा है मैक्सिमम ओवरशूट, तो सीधा इसमें फॉर्मूला हम लगा देंगे। मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होता है हमारे पास में, ई टू दी पावर माइनस पाई जीटा डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ई टू दी पावर 0.5 पाई डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस 0.5 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.163। जीटा नहीं दे रखा है, जीटा यहाँ से निकालेंगे, जीटा दे नहीं रखा था यहाँ पे ओमेगा एन पता चल गया हमको, ओमेगा एन पता चल गया, यहाँ पे ये 1 पता है, यहाँ पे 2 पता है, तो जीटा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा हमारे पास में, जीटा 1/2 तो 0, जीटा कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो जीटा का वैल्यू पुट करके पीक ओवरशूट में हम लोग डायरेक्ट पीक ओवरशूट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0.163। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें आपको क्या फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था कि ये सिस्टम अंडर डैम्प्ड है कि ओवर डैम्प्ड है कि क्रिटिकली डैम्प्ड है, ये आपको फाइंड करना था। ये आपके पास में क्या दिया हुआ था, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था। तो हम बताए थे कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन वो क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारा आउटपुट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एज्यूमिंग ऑल द इनिशियल कंडीशन जीरो। एज्यूमिंग क्या होता है, ऑल द इनिशियल कंडीशन जीरो। तो इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अगर ओरिजिनली अगर इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास में इस तरह से आएगा कि प्रॉपर्टी पढ़े थे आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, डी बाई डी एक्स टी क्या होता है, एस एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो। फिर उसी तरह डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका क्या होता है, एस स्क्वायर एक्स एस माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डेस एक्स जीरो। तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म है एक्स जीरो माइनस एस एक्स डेस जीरो, या फिर एस टू दी पावर एन चलेंगे, तो ये वाला जो भी टर्म जीरो वाला टर्म है, इनिशियल कंडीशन वाला टर्म, उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जब हम लैप्लास ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट अपॉन इनपुट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एज्यूमिंग ऑल द इनिशियल कंडीशन जीरो। तो जो भी ये वाला टर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला टर्म दिखाई दे रहा है एक्स जीरो एक्स डेस जीरो, कुछ भी सबको कोई मतलब नहीं, तो सीधा क्या कौन सा टर्म आएगा, पहला वाला टर्म आएगा। तो बहुत आसान है इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना, क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर सी एस, सी टी को हम सी एस लिख देंगे, प्लस 4s सी एस प्लस 5 सी एस इक्वल टू जीरो। सी एस कॉमन आ गया तो क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास में क्या आ गया फाइनल इक्वेशन, हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आ गया एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि इस क्वेश्चन में ये कहा था कि ये सिस्टम अंडर डैम्प्ड है कि ओवर डैम्प्ड है कि क्या है, मतलब वो फाइंड करना था। तो इस तरह से हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, ये जो हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन जो आएगा उसका क्या होगा इक्वेशन, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में ओमेगा एन इक्वल टू आ जाएगा √5, 2 जीटा ओमेगा एन एस, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 4, 2 जीटा ओमेगा इक्वल टू 4। तो इसी तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे जीटा का वैल्यू, तो आ जाएगा 4/2√5। तो जीटा का वैल्यू जैसे ही लेस देन 1 आता है तो हम लोग कंडीशन बताए थे कि जीटा का वैल्यू जब लेस देन 1 आता है तो कौन सा सिस्टम होता है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हम लोग बताए थे कि जीटा इक्वल टू 1 में क्रिटिकली डैम्प्ड, जीटा ग्रेटर देन 1 में ओवर डैम्प्ड, जीटा इक्वल टू 0 पे अनडैम्प्ड और
क्या कहते हैं अनडैम्ड सिस्टम में क्या होता था, मार्जिनली स्टेबल होता था। तो ये चारों पांचों कंडीशन बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जीटा लेस देन 1 आ रहा है तो मतलब सिस्टम क्या हो गया हमारा, अंडर डैम्ड सिस्टम हो गया। अच्छा, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ था, इसका क्या निकालना था, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना था। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ बताए हुए थे, सिग्नल फ्लो ग्राफ में बताए हुए थे, इसमें तो कुछ आपको खुद से ड्रॉ भी नहीं करना था सिग्नल फ्लो ग्राफ। ऐसे ब्लॉक डायग्राम दिया होता है तो हम लोग को ड्रॉ करना होता है कि देखना पड़ता है कि अगर अगर क्या कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट से जस्ट पहले है तो दोनों को इंडिविजुअल नोड लेते हैं, उसके बाद में है तो दोनों को एक ही नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। सारा कंडीशन हम लिखाए हुए हैं उसका। यहाँ पे तो सब कंडीशन से आपको कोई मतलब नहीं है, सीधा का सीधा आपको डायग्राम दिया हुआ था, पूछ रहा था कि ट्रांसफर फंक्शन निकालिए। एक क्वेश्चन वो भी दे रखे थे ब्लॉक डायग्राम वाला, जिसको कि उसमें खुद से आपको ड्रॉ करना था। तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्या फॉरवर्ड पाथ कितना बन रहा है, तो फॉरवर्ड पाथ हमको बन रहा है G1 G2 G3, G1 G2 G3। एक तो फॉरवर्ड पाथ ये हो गया, एक फॉरवर्ड पाथ यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। हम बताए थे कि फॉरवर्ड पाथ तब होता है जब हमारा कोई भी नोड रिपीट नहीं करना चाहिए। फॉरवर्ड पाथ या लूप जब भी हम बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी एक नोड हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अगर नोड को रिपीट नहीं करेंगे तो दो ही फॉरवर्ड पाथ बन रहा है, एक तो सीधा सीधा यहाँ पहुँच गए और एक यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से निकल गए। तो दो हमारे पास में फॉरवर्ड पाथ बन रहा है। यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ में क्या बताए थे कंडीशन कि कोई भी नोड मतलब 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए, तो भी हमारा उतना फॉरवर्ड पाथ होता है। लूप में भी यही कंडीशन बताए थे कि लूप में एक नोड 2 बार नहीं आना चाहिए, 2 बार हमको एक नोड को क्रॉस नहीं करना है। तो यहाँ हमारे पास फॉरवर्ड पाथ कौन कौन सा बन गया, यहाँ इसमें हमारे पास फॉरवर्ड पाथ बन गया है, एक पहला बन गया P1 G1 G2 G3, दूसरा बन गया कौन सा G4, इसमें कुछ नहीं है तो 1 1 है, तो कौन सा बन गया P2 इक्वल टू G4। तो हम लोग इसका फॉर्मूला बताए थे कि डेल्टा 1 निकालेंगे। डेल्टा 1 कैसे निकालते थे कि 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स विच आर नॉट कॉमन विद द गिवन पाथ। तो हम लोग ये देखेंगे ऐसे। अच्छा, पहले देखते हैं अब यहाँ पे इंडिविजुअल लूप कौन कौन सा बन रहा है। तो इंडिविजुअल लूप हमारे पास में कौन कौन सा बन रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल लूप बन रहा है हमारे पास में माइनस G1 G2 और G2 G3, G1 G2। एक तो हमारे पास में लूप ये बन रहा है, यहाँ से गए, यहाँ से गए, फिर यहाँ से लौट गए, तो क्या हो गया -1, तो क्या हो गया माइनस G1 G2, यहाँ से गए और यहाँ से लौट गए। दूसरा क्या बन रहा है, यहाँ से चले और यहाँ से क्या हुआ लौट गए। तो दूसरा क्या बन रहा है G2 G3। तो एक बन रहा है माइनस G1 G2 और दूसरा बन रहा है G2 G3। तो हमारे पास दो इंडिविजुअल लूप। माइनस प्लस कैसे देखते हैं? माइनस प्लस देखते हैं कि यहाँ पे फीडबैक अगर माइनस यहाँ पे दिया रहेगा, फीडबैक -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, देखो ऐसे भी तुम अगर ब्लॉक डायग्राम से तो तुम क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन तो सिंपली फिगर दिया रहता है उसमें। तो फिगर में तो अभी ये आपको फिगर दे रखा है -1 इस क्वेश्चन में। जब ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम से जब आप सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वहां पे देखोगे समिंग पॉइंट में अगर निगेटिव वाला पॉइंट पे जा रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस यहाँ पे -h भी हो सकता है, यूनिटी फीडबैक है तो -1 हुआ, यहाँ पे -h भी हो सकता है, -2s + 1/s भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आपको और आसान माइनस दिया हुआ। हाँ, ये तो आपको आसान कर दिया। इसमें तो आपको कुछ ब्लॉक डायग्राम दिया ही नहीं, सीधा का सीधा सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया है, बोला है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालिए। अगर यही क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम से आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना होता तो उस टाइम में आप देखते कि जहां समिंग पॉइंट में अगर वो निगेटिव पे जा रहा है तो माइनस हो गया, अगर पॉजिटिव पे जा रहा है तो प्लस हो गया। अगर यूनिटी फीडबैक पे जा रहा है, यूनिटी फीडबैक है तो -1 हो गया, पॉजिटिव फीडबैक है तो सीधा 1 से दिखा देंगे उसको। ठीक है, तो ये फीडबैक जहाँ पे अगर निगेटिव पे जा रहा है फीडबैक तो माइनस, पॉजिटिव पे जा रहा है तो प्लस, यार यूनिटी फीडबैक है इसलिए यहाँ पे -1 है। अगर यूनिटी फीडबैक के साथ यहाँ पे कुछ और ब्लॉक होता, मान लो कि HS के जगह पे कोई ब्लॉक होता s + 1/s² तो उसको हम लेते हैं। ठीक है, उतना सॉल्व एग्जाम्पल हम कराए, सॉल्व एग्जाम्पल हम अपलोड किए हुए हैं, आप लोग नहीं बनाए हैं। अगर आप उसको बनाए होते तो भी आपको डाउट नहीं होता। हम सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम दोनों का सॉल्व एग्जाम्पल हम अपलोड कर दिए हुए हैं। भूल जाते हैं सर। नहीं, अगर उतना क्वेश्चन बनाएगा तो नहीं भूलिएगा आप, 1-2 क्वेश्चन बना के छोड़ दिए होंगे तो इसलिए भूल गए। उसमें जितना 10 को क्वेश्चन है, 10 को असाइनमेंट है, 20 क्वेश्चन बनाने के बाद सवाल ही नहीं उठता है कि आप भूल जाइएगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन बना के छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन 20 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो माथा में लकीर पड़ जाएगा। समझ गए? सर तो उतना कौन बना? तो उतना बनाना ही पड़ेगा ना प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम के लिए।
प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारा डाउट भी होता है सर, छोटा छोटा पॉइंट मिस्टेक। डाउट नहीं होगा, हम आपको नोट्स में जितना कराए हुए हैं उसमें सारा जो नोट्स में जितना कराए हुए हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में उससे बाहर नहीं है। सर स्टार्टिंग वाला लेक्चर भी मेरा कुछ छूट गया था, दैट्स व्हाई। अच्छा ये बोलिए ना कि छूट गया था। अच्छा चलिए, तो छूट गया था तो नोट से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ऐसा भी कुछ भारी नहीं था स्टार्टिंग में। चलिए, तो यहाँ पे बताए थे, तो डेल्टा वन क्या क्या निकालते, वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स विच आर नॉट कॉमन विद द गिवन पाथ। तो मतलब उस पाथ में जो पहला पाथ है उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए वो लूप। तो क्या है, सारा लूप पहला वाला पाथ में कॉमन है। देखिए दोनों लूप जो बन रहा है वो पहला वाला पाथ में कॉमन है। एक ये लूप, एक ये लूप और एक ये लूप, दोनों क्या है, पहला वाला पाथ जो है उसको टच कर रहा है, मतलब पहला वाला पाथ में कॉमन है। इस पहला वाला पाथ में दोनों लूप कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो उस दोनों को लूप को हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया, डेल्टा वन वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स विच आर नॉट कॉमन, तो दोनों कॉमन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो डेल्टा वन आपका क्या निकल गया, वन माइनस जीरो, तो क्या आ गया, डेल्टा वन आपका वन आ गया। डेल्टा टू क्या हो जाएगा, तो उसी तरह सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स विच आर नॉट कॉमन विद द गिवन पाथ। तो दूसरा पाथ हमारा कौन सा है, दूसरा पाथ है हमारे पास में ये वाला पाथ G4, P2 इक्वल टू दूसरा पाथ क्या है G4। तो ये दोनों लूप जो है, ये लूप और ये लूप इस पाथ के साथ तो कॉमन नहीं है, ये जो पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस पाथ के साथ तो ये दोनों लूप कॉमन नहीं है, तो दोनों लूप क्या होगा, काउंट होगा। तो दोनों लूप काउंट होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या लिखे थे, वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स विच आर नॉट कॉमन। तो दोनों कॉमन नहीं है, तो वन माइनस पहला का लूप गेन था माइनस G1 G2, दूसरे का था G2 G3, तो दोनों को लिख लिए। तो डेल्टा टू हमारे पास में आ गया वन प्लस G1 G2 माइनस G2 G3, ये तुम्हारे पास में आ गया डेल्टा टू। और फाइनल ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग, फाइनल ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला बताए थे कि n से लेके 1 से लेके समेशन n इक्वल टू 1 से लेके k Pn डेल्टा n डिवाइड बाय डेल्टा। तो यहाँ पे दो पाथ है, तो और दो डेल्टा है हमारे पास, डेल्टा वन डेल्टा टू, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन, P1 डेल्टा वन प्लस P2 डेल्टा टू डिवाइड बाय डेल्टा। और डेल्टा निकालने का क्या बताए थे फॉर्मूला, डेल्टा निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि वन माइनस सम ऑफ लूप गेन्स ऑफ इंडिविजुअल लूप, उसके बाद प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, फिर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स, फिर प्लस, ऐसे ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, दोनों लूप क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो दोनों लूप हमारे पास एक दूसरे को टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, देखिए यहाँ पे यही दोनों लूप है। तो दोनों लूप में देखिए नोड कॉमन है, एक ये इसमें ये नोड आ रहा है और इसमें ये नोड आ रहा है, तो दोनों लूप क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो नॉन टचिंग लूप कितना हो गया, जीरो, कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है। तो मतलब क्या हो जाएगा, तो मतलब जब हम डेल्टा निकालेंगे तो हमारे पास में ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये सब टर्म हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या कहते हैं, ये वाला टर्म जीरो हो गया, कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म भी हमारा कैंसिल हो गया, बचा ये टर्म। तो सम ऑफ लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप, तो इंडिविजुअल लूप क्या है, इंडिविजुअल लूप हमारे पास में यही दोनों है। इंडिविजुअल लूप कौन कौन सा है हमारे पास में, इंडिविजुअल लूप यही है, माइनस जी वन जी टू और G2 G3। तो इसका भी डेल्टा क्या आ जाएगा, जो डेल्टा टू आएगा वही इसका भी डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा, वही आ जाएगा वन माइनस जो हमारा डेल्टा टू का जो हमारे पास वैल्यू आया था वही आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगा, वन माइनस सम ऑफ लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। तो ये हमारे पास डेल्टा टू में जैसे हम निकाले थे वही आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा इसमें, वन माइनस G1 G2 प्लस G2 G3। तो हमारे पास में डेल्टा भी क्या आ जाएगा, वन प्लस G1 G2 माइनस G2 G3। हमारे पास सब कुछ निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल जो फॉर्मूला है ट्रांसफर फंक्शन वाला उसमें पुट कर देंगे। तो फाइनल फार्मूला हमारे पास में क्या था, P1 डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू अपॉन बाई डेल्टा। तो P1 हमारे पास क्या आ गया, P1 डेल्टा वन की डेल्टा वन हमारा वन आया था, तो P1 क्या आ गया, G1 G2 G3। P2 डेल्टा टू, तो डेल्टा टू हमारे पास में ये आया है। P2 में हमारे पास में क्या था, G4 था, डेल्टा टू क्या आया है, वन प्लस G1 G2 माइनस G2 G3। और डेल्टा भी हमारा डेल्टा टू के बराबर आया था, क्या हो गया, वन प्लस G1 G2 माइनस G2 G3। तो ये आपका डी ऑप्शन में आपका यही दिया हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या था कि फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया हुआ था।
तो ट्रांसफर फंक्शन बता दिए कि ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपन आउटपुट ऑफ इनपुट एज्यूमिंग ऑल द इनिशियल कंडीशन जीरो। तो एस स्क्वायर के बाद जो माइनस एक्स डैश जीरो या जो भी टर्म जैसे पहले हम बताए थे, जो भी एक्स जीरो वाला टर्म सब होगा वो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधा इसका ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लिख देंगे, क्योंकि एज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन इक्वल टू जीरो। तो क्या आ जाएगा, जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसको सीधा लिख देंगे जी एस स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ एस, ये हो जाएगा थीटा एस। तो के थीटा एस इक्वल टू के थीटा, यहाँ पे थीटा नॉट कॉमन ले लेंगे, थीटा नॉट एस। तो क्या हो जाएगा जे एस स्क्वायर प्लस एफ एस प्लस के इक्वल टू के थीटा बाई एस। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट थीटा नॉट एस डिवाइड बाई थीटा आई एस। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, के डिवाइड बाई जे एस स्क्वायर प्लस एफ एस प्लस के। इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछा है। अब ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास में डिनोमीटर में क्या था, हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता था, डिनोमीटर में आता था। तो मेकिंग इनटू स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हमारे पास में क्या था, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो इसको हम लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा हमको। तो जे से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो के बाई जे एस स्क्वायर, फिर जे से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, तो एफ बाई जे एस प्लस के बाई जे। ये क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर के बाई जे। तो सीधा आपका निकल गया, सीधा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल गया, ओमेगा एन इक्वल टू रूट अंडर के बाई जे। आसान क्वेश्चन था डायरेक्ट। उसके बाद 7वां क्वेश्चन जो डायरेक्ट नोट से है, बताए थे 2% सेटलिंग टाइम और 5% सेटलिंग टाइम दोनों का कंडीशन बताए थे। बोले थे कि 2% वाला ही ज़्यादा आता है, तो 2% वाला का बताए थे 4 जीटा ओमेगा एन। ये नोट्स में है, डायरेक्ट वहाँ से देख लीजिएगा। 2% सेटलिंग टाइम के लिए इक्वेशन बताए थे, टाइम कॉन्स्टेंट का, सेटलिंग टाइम का 2% और 5% दोनों के लिए बताए थे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आप लोगों को नंबर मिलने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हुआ है कि यूनिट स्टेप रिस्पांस ऑफ सिस्टम सी टी इक्वल टू 1 माइनस 10 देन फाइंड इट्स ट्रांसफर फंक्शन। अब यूनिट स्टेप रिस्पांस दिया हुआ है, तो हम क्या बताए थे, एक मिनट, हेलो, हाँ अखन क्लास लै छी की जरूरी है, अच्छा ठीक है, ठीक बाय। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या बताए थे कि इम्पल्स रिस्पांस मतलब ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पे हमको स्टेप रिस्पांस दिया हुआ है और पूछ रहा है ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। तो हम ये कर सकते हैं कि स्टेप रिस्पांस को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा, इम्पल्स रिस्पांस। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल 0 10 ई टू पावर माइनस टी का क्या आ जाएगा, 10 ई टू पावर माइनस टी इंटू -1। और तो कितना हो गया हमारे पास में, प्लस 10 ई टू पावर माइनस टी। तो 10 ई टू पावर माइनस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 10 बाई एस प्लस 1। ये ऑप्शन ए था आप लोगों का, ये ऑप्शन ए था, ये भी सही है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से निकालेंगे, दूसरे मेथड इन द सेंस कि, दूसरे मेथड इन द सेंस हम ये बोल रहे हैं कि आपको अगर ये दिया हुआ है कि जैसे हमारे ट्रांसफर फंक्शन है टी एस, ट्रांसफर फंक्शन टी एस इंटू 1 बाई आर एस दिया हुआ है आपको, इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, अगर इसका हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से डायरेक्ट निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा हमको, सी एस निकलेगा। और सी एस किसके बराबर है, ट्रांसफर फंक्शन में जब स्टेप रिस्पांस से हम मल्टीप्लाई किए हैं तब आया है सी एस। ये क्या बोल रहा है कि स्टेप रिस्पांस ऑफ सिस्टम दिया हुआ है, तो मतलब ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट क्या दिया गया है, ट्रांसफर फंक्शन जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन रहा होगा उसमें इनपुट दिया होगा, उसमें इनपुट दिया होगा स्टेप, तो मतलब 1 बाई एस से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। तो इस अगर हम पहला मेथड से किए कि इसको हम लोग सीधा डिफरेंशिएट कर दिए, स्टॉप रिस्पांस को डिफरेंशिएट करते तो इम्पल्स रिस्पांस, और इम्पल्स रिस्पांस मतलब ट्रांसफर फंक्शन, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 10 बाई एस प्लस 1, ये हमारे पास में आ जाएगा। ये भी ऑप्शन प्रेजेंट था आपका, ए ऑप्शन आपका यही दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन डिफरेंट दिया हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास में एक और था कि अगर मान लीजिए इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन सी एस का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल हमारा क्या था, स्टेप दिया हुआ है कि स्टेप रिस्पांस। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो क्या आ जाएगा, 1 बाई एस। जब हम लोग इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे डायरेक्ट इसी का स्टेप रिस्पांस का ही, डायरेक्ट इसी का हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं डायरेक्ट इसी का, तो क्या आ जाएगा 1 बाई एस
इंटू 10 डिवाइड बाई एस प्लस 1। डायरेक्ट हमारे पास में यह आ जाएगा 1/s माइनस 10 डिवाइड बाई एस प्लस 1। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 9s डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1। तो ये जो हमारे पास में आया है ये क्या आया है, ये हमारे पास में आया है ts इंटू 1/s, मतलब ये यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो ये हमारे पास में क्या हुआ है ts इंटू 1/s। तो ts इंटू 1/s इक्वल टू क्या हो गया, ts इंटू 1/s इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 1 माइनस 9s डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 1। तो ts इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ts इक्वल टू ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ts इक्वल टू अगर करेंगे तो ts इक्वल टू ये s यहाँ पे जाएगा तो s कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस 9s डिवाइड बाई s प्लस 1। तो ये भी हमारा आ रहा है, जब हम इस तरह से चल रहे हैं तो ये भी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे यहाँ के केस में क्या है दोनों सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप अगर जैसे डिफ्रेंशिएट किए कि सीधा स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है, आप इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल लिए, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब ट्रांसफर फंक्शन। उस टाइम में क्या होता है कि आपका कभी कभी एक ऑप्शन मैच करे, एक ऑप्शन मैच नहीं करेगा, मतलब कि आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम आपको बताए थे कि हमेशा ट्रांसफर फंक्शन किस फॉर्म में लिखा जाता है, टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में। टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में बताए थे 1 प्लस ts, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में तो दोनों है 1 प्लस ts 1 प्लस s है, तो मतलब t का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, और यहाँ भी 1 प्लस टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे दोनों सही हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जब अलग से टाइम कोई कोई ऑप्शन क्या रहेगा टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन सीधा डिफरेंशिएट करने पे आपका वो ऑप्शन आ जाएगा। मतलब ये कि सीधा स्टेप रिस्पांस दिया हुआ है, आप उसको डिफरेंशिएट किए, इंपल्स रिस्पांस निकल गया, उसका लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया तो ट्रांसफर फंक्शन निकल गया। लेकिन तब भी आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। क्यों ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि ट्रांसफर मतलब हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, टाइम कांस्टेंट का फॉर्म होता है। तो वहां पे आपको उसको टाइम देखना पड़ेगा कि टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में दिया हुआ है या नहीं हुआ है। तो टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में जो दिया रहेगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे दोनों हमारा s प्लस 1 में ही आ रहा है, 1 प्लस s के टर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो आप दोनों, ऐसा नहीं है कि उस मेथड से किए तो इस मेथड से हम किए तो हमारा दूसरा आंसर आ गया, दोनों ऑप्शन प्रेजेंट था। तो इस केस में तो आपका दोनों आंसर हो जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली आप जब डिफरेंशिएट करके निकालेंगे और इस मेथड से नहीं निकालेंगे तो उस टाइम में अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो टाइम कांस्टेंट का झमेला होगा। आप टाइम कांस्टेंट में के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों मेथड से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो सही ऑप्शन होगा। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में था कि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो दोनों ऑप्शन सही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि आगे जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम किए हुए हैं तो उसमें इम्पल्स अगर स्टेप रिस्पांस को डिफरेंशिएट कर देंगे तो इम्पल्स रिस्पांस आएगा, अगर हम सही तरीके से डिफरेंशिएशन किए हैं तो इम्पल्स रिस्पांस आएगा। और इम्पल्स रिस्पांस का सीधा हम ट्रांसफर फंक्शन इम्पल्स रिस्पांस का सीधा लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया तो हमको ट्रांसफर फंक्शन निकल गया। तो यहाँ पे इस मेथड से करने पे ये वाला ऑप्शन आ रहा था और डिफरेंशिएट करने पे ये वाला ऑप्शन आ रहा था। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। अगर एक ऑप्शन टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं होता तो जो ऑप्शन टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में रहता तो उस ऑप्शन को हम लोग टिक करते, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस मेथड से आ जाएगा और इस मेथड से दूसरा ऑप्शन आएगा, तो हमको ये देखना होता है कि जो ऑप्शन टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में दिया हुआ है उस ऑप्शन को हम लोग सही करते हैं, टिक करते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जो ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन था। ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ था इस टाइप का, कुछ इस टाइप का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ था और पूछा था इसका हाँ, इस टाइप का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ था, इसका पूछा था ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। मतलब सिंपल क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग कैसे इसको निकालने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ हम बताए थे कि आपको सिग्नल, बाकी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड आपको धोखा दे सकता है कि अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो, लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको धोखा नहीं देगा, उसमें आंसर आपका आना ही आना है। तो बेटर यही होता है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ से प्रोसीड कीजिए। अगर मेंशन नहीं किया है कि इस क्वेश्चन को ब्लॉक डायग्राम से ही बनाना है
अगर जब तक सब्जेक्टिव में भी अगर मेंशन नहीं करे कि इस क्वेश्चन को ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड से ही फाइंड करना है, तब तक आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ से ही अटेंड करना है। जब लिख दिया है वहां पे कि इस क्वेश्चन को ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड से ही सॉल्व करना है, तब आप अपना लगाएंगे। नहीं तो जनरली अगर नहीं लिखा है तो आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड से ही बनाना है, क्योंकि उसमें आपको गलती नहीं होगा। और इसमें अगर आप थोड़ा सा 1-2 स्टेप गलत प्रोसीड कर दिए तो लंबा चला जाएगा और बाद में आंसर आना बहुत टफ हो जाएगा। तो ये दिया हुआ था, तो इसका सिंपली आप सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो हम बताए थे कि समिंग पॉइंट से पहले टेक ऑफ पॉइंट होता है, तो दोनों को इंडिविजुअल नोड लेते हैं, और समिंग पॉइंट के बाद टेक ऑफ पॉइंट होता है तो एक ही नोड से दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक तो इनपुट का नोड बन गया, एक तो यहाँ पे आउटपुट का नोड बन गया, दो नोड बन गया। एक नोड टेक ऑफ पॉइंट का, एक नोड समिंग पॉइंट का, फिर एक नोड टेक ऑफ पॉइंट का यहाँ पे, और फिर एक नोड यहाँ पे बीच में ब्लॉक आ गया, तो एक नोड हमारा क्या हो गया, टेक ऑफ पॉइंट का। तो टोटल 6 नोड बन गया यहाँ पे। तो जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे इसका हम सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर दिए। यहाँ से ब्लॉक क्या हुआ है हमारे पास में G1, तो यहाँ पे आ गया G1। यहाँ से ब्लॉक गया हुआ है G1, यहाँ पे इस नोड पे तो G1, फिर यहाँ से आया हुआ है ये माइनस पे आया। अब देखना वो कौन पूछा था क्वेश्चन की माइनस प्लस कैसे समझेंगे, कौन पूछा था क्वेश्चन? हेलो, सिग्नल फ्लो ग्राफ में कौन पूछा था क्वेश्चन की माइनस प्लस कैसे समझेंगे? गैप हो गया। तो देखो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे समिंग पॉइंट में निगेटिव पे जा रहा है, तो यहाँ पे -H1 लिख दिए। ठीक है, -H1। तो ये हमारा बन गया ग्राफ, ये हमारा बन गया सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ जैसे ही बन गया तो फॉरवर्ड पाथ कौन कौन सा हो गया, G2 G3, एक फॉरवर्ड पाथ ये हो गया, एक हो गया G1 G2। यहाँ से गए, यहाँ से गए और सीधा ऐसे निकल गए। एक ऐसा हो गया और एक हमारे पास में सीधा हो गया। हम बताए थे फॉरवर्ड पाथ में कोई भी नोड हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 फॉरवर्ड पाथ बन गया G1 G2। उसी तरह 2 लूप बन गया, और इसको आप उस फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है ये आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें आपका आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था आप लोग के पास में कि पूछा था कि G का वैल्यू फाइंड करना था। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते ही आप सीधा लिखने लगेंगे GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS HS। पहले तो आप ये देखिए यहाँ पे प्लस पे है, अगर यहाँ पे निगेटिव फीडबैक रहता तब ना होता है कि ये पूरा GS मान लेंगे, तो GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS HS लिखते हैं। अभी हमको सीधा आपको उस पर जंप नहीं करना है कि डायरेक्ट समिंग पॉइंट को खत्म करके एक इक्वेशन लिख देना है। अब हम सबका डेरिवेशन बताए थे कि कैसे आता है, अगर ब्लॉक को शिफ्ट करते हैं या ब्लॉक को कुछ भी करते हैं तो सबका हम डेरिवेशन बताए थे आउटपुट से देख देख करके कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इस समिंग पॉइंट पे देखते हैं। समिंग पॉइंट पे क्या क्या आ रहा है, G मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय S प्लस 1, ये आ रहा है यहाँ पे G मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय S प्लस 1। यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है 1 जा रहा है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा G मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय S प्लस 1, और यहाँ से +1 जा रहा है तो +1। तो डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास में, आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास में डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा G बाय S प्लस 1 समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या था, आप ऐसे देखिए समिंग पॉइंट पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो हम बताए थे कि समिंग पॉइंट को खत्म करने के लिए अगर यहाँ पे निगेटिव रहता है तो बताए थे कि GS डिवाइड बाय, ये इस पूरा को अगर हम GS मान लें तो GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS HS।